अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 402 के लेक्चर नंबर 12 को देखेंगे। कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास पहला पॉइंट है द एग्रीगेट डिमांड फॉर वीट। यहाँ पर यूएस की वीट की बात हो रही है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के वीट की डिमांड की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, किसी कंट्री में किसी प्रोडक्ट की टोटल डिमांड दो सोर्सेज से मिलकर बनती है। ठीक है, एक तो डोमेस्टिक डिमांड होती है, दूसरी एक्सपोर्ट डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड क्या होती है? जो वीट कंट्री के लोग खुद यूज़ करते हैं, और एक्सपोर्ट डिमांड जो वीट दूसरी कंट्रीज़ को बेचा जाता है। ठीक है, आपने ये दोनों नाम ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड, इन दोनों तरीक़ों से जो है एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड निकलती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक तो डोमेस्टिक डिमांड है जो कि 1700 माइनस 107 पी, और एक एक्सपोर्ट डिमांड है 1544 माइनस 176 पी। अब यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर निकाला हुआ है, लेकिन मैं अलग से मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। आप पहले वो देखें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास Q इज इक्वल टू 1700 माइनस 07 पी दिया है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू P मैंने डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है, आपको पता है, और ये P के साथ था, तो P के साथ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारे पास माइनस 107, यानी DQ ओवर DP हमारे पास क्या निकला, माइनस 107। ठीक है, और DQ ओवर DP को हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, एज यू नो दैट। ठीक है, अब जब हम Q इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इसमें Q की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी। देखिए 0 इज इक्वल टू 1700 माइनस 107 पी। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लिए, तो मेरे पास ये पॉजिटिव का हो जाएगा 107 पी इज इक्वल टू 1700। पी इधर रह जाएगा 107, इधर आके मेरे पास डिवाइड हो जाएगा 1700 माइनस 1700 डिवाइडेड बाई 107। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास स्टूडेंट्स 15.888 आ गया। तो आपको पता है कि जब हमारे पास ऐसा आ जाता है तो हमारे पास एक इधर ऐड हो जाएगा, तो 15.9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जब हम मैक्सिमम प्राइस निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जैसे कि P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो P1 मेरे पास 0 था, P2 मेरे पास 15.9 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने मिड पॉइंट निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो 15.9 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब इनको डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 8 आंसर। ठीक है, तो जो मेरे पास वैल्यू थी ऊपर गिवन थी इक्वेशन, तो मैंने इज इक्वल इस पे जो है वो P की जगह पर 8 पुट कर दिया। 8 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1700 माइनस 856। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास Q इज इक्वल टू 844 आ गया। तो दिस इज़ मिड पॉइंट क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ पे जो है हमने प्राइस भी निकाल ली और यहाँ पे हमने Q भी निकाल ली। ठीक है, और हमने स्लोप भी निकाल ली जो कि DQ ओवर DP था। तो मेरे पास जो E इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई P बाई Q होता है। स्लोप मतलब DQ ओवर DP है, और मल्टीप्लाई P बाई Q है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने माइनस 107 और मल्टीप्लाई 8 बाई 844 कर दिया। तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 8 को माइनस 107 के साथ, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 844। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास एस्टिमेट निकला माइनस 0.2। ठीक है, जैसे मैंने इसका E इज इक्वल टू माइनस 0.2 निकाला, इसी तरह माइनस का 0.4 भी निकलेगा, वो आपने खुद सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे करने का बताने का मतलब ये था कि आपको पता हो कि ये कैसे वैल्यूज़ निकली हैं। ठीक है, तो फिर आपने उनको भी इसी तरह निकालना है, E इज इक्वल टू माइनस 0.4। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर्स निकले हैं माइनस 0.2 और माइनस 0.4, एक पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है कैसे माइनस 0.2 निकला है। इसी तरह आपने माइनस 0.4 निकालना है, जैसे मैंने मेथड आपको बताया है। अब यहाँ पर जो डोमेस्टिक डिमांड निकली है माइनस 0.2, तो डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर लेस इलास्टिक है, मतलब प्राइस चेंज से ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, और जो माइनस 0.4 निकला है, तो ये एक्सपोर्ट डिमांड मोर इलास्टिक है, मतलब प्राइस चेंज से ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो याद रखिएगा, फॉरेन बायर्स प्राइस चेंज पे जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है हमें। इस डायग्राम में डोमेस्टिक डिमांड लाइन है, एक्सपोर्ट डिमांड लाइन है और टोटल डिमांड लाइन है। स्टूडेंट याद रखिएगा, टोटल डिमांड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सम होती है, मतलब हर प्राइस लेवल पर डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट क्वांटिटी ऐड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस $10 हो और डोमेस्टिक डिमांड 1000 हो और एक्सपोर्ट डिमांड 1500 हो, तो इन सबको जमा कर लेना हमने 1000 और 1500 को, ये बन जाएगी टोटल डिमांड 2500 पर। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो टोटल डिमांड होती है इसमें डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिमांड निकल आएगी। इसलिए ग्राफ में टोटल डिमांड लाइन सबसे राइट साइड पर है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट कर देता है, याद रखिएगा। देन हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कंज्यूमर सरप्लस। देखिए स्टूडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस होता है वो डिफरेंस जो कंज्यूमर पे करने को रेडी होता है और जो एक्चुअली पे करता है, कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा फ़ायदा मतलब कि। ठीक है,
अब डायग्राम इसमें भी दिखाई हुई है कि ग्राफ में स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेयर्स यानी शेप डिमांड कर्व है। प्राइसेस जो लोग पे करने को रेडी थे, यानी फर्स्ट टिकट पर $20, सेकंड टिकट पर $19, थर्ड टिकट पर जो है वो 18, फोर्थ पर 17, फिफ्थ पे 16 और सिक्स पे $15। लेकिन मार्केट प्राइस कितनी है इसमें फिक्स? $14 है। अब हर टिकट पर कंज्यूमर को बेनिफिट मिला। देखें, टिकट 1 है, विलिंग टू पे कितना है 20 और पेड कितना है 14, क्योंकि मार्केट प्राइस 14 है ना, तो इससे कितना बेनिफिट हुआ? $6 का बेनिफिट हुआ। जिन्होंने 19 पे किया तो उनको उसमें जो है वो बेनिफिट कितना है वो 5 का, क्योंकि फिक्स तो 14 है। 18 जिन्होंने पे किया उनको $4 का बेनिफिट हुआ, 17 पर $3 का, 16 पर $2 का और 15 पर $1 का। अब जितने भी हमारे पास बेनिफिट्स निकले हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, हम इन सब को ऐड कर लेंगे 21, तो ये टोटल कंज्यूमर सरप्लस निकल गया हमारे पास। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस सब के लिए सेम होती है, इसलिए जो ज़्यादा पे करने को रेडी थे उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टेयर शेप डिमांड को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर यूनिट स्मॉल हो जाएं। मतलब रियल लाइफ में डिमांड स्मूथ होती है, स्टेप वाली सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायग्राम नंबर 3 पर आ जाते हैं, कंज्यूमर सरप्लस फॉर मार्केट डिमांड। अब यहाँ पर पूरी मार्केट का कंज्यूमर सरप्लस निकाल रहे हैं हम। ठीक है, फार्मूला क्या है? CS = 1/2 मल्टीप्लाई मैक्सिमम प्राइस माइनस मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। वैल्यूज़ जो हमारे पास ग्राफ में दी गई है, मैक्सिमम प्राइस 20 है, मार्केट प्राइस 14 है और क्वांटिटी जो है वो हमारे पास 6500 टिकट्स हैं, यानी 6500 टिकट्स हैं। अब ये हम चीज़ वैल्यूज़ जो है फार्मूले में पुट कर देंगे। CS = 1/2 20 - 14 मल्टीप्लाई 6500। ठीक है, सो याद रखिएगा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? टोटल कंज्यूमर सरप्लस ही होता है। सो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर प्रॉफिट मिलकर हमें ये बताते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर्स के बेनिफिट्स एंड कॉस्ट क्या हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इफेक्ट यानी टैक्सेस पर, सब्सिडी वगैरह पर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेगा। देन हम आगे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एन एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ क्लीन एयर के बारे में। देखिए, एयर फ्री होती है, हवा जो है वो फ्री होती है सबके लिए, हम उसका पैसे जो है वो नहीं देते। लेकिन सवाल ये है, क्या पोल्यूटेड एयर को क्लीन करने के बेनिफिट्स उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हैं? तो इसका जवाब इकोनॉमिस्ट ने हाउस प्राइसेस कंपेयर करके निकाला है। जैसे कि लाहौर एंड रावलपिंडी के एरियाज़ जो है वो कंपेयर किए गए हैं, जहां हवा साफ थी तो वहां पर घर महंगे थे। मतलब लोग क्लीन एयर के लिए ज़्यादा पैसे देने को रेडी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम भी दिखाई हुई इससे भी यही पता चलता है। देखिए, जैसे कि वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है? डॉलर वैल्यू है, यानी क्लीन एयर की वैल्यू पर यूनिट। एक्स एक्सिस पर हमारे पास NOx है, यानी कि पोल्यूशन रिडक्शन, यानी कि कितनी पोल्यूशन कम हुई। सो लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा एयर क्लीन होती जाती है उतना हर एक्स्ट्रा यूनिट की वैल्यू थोड़ी कम होती जाती है। देखिए, ग्राफ में जो पॉइंट ए पर पोल्यूशन 5 यूनिट से रिड्यूस हुई और हर यूनिट की वैल्यू $1000 है, तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया? सो टोटल बेनिफिट मतलब शेडेड ट्राइंगल एरिया, ये कंज्यूमर सरप्लस है। सो याद रखिएगा, लोग क्लीन एयर के लिए जो पे करने को रेडी हैं माइनस जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे हम क्या निकालते हैं? नेट बेनिफिट। सो क्लीन एयर का बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा हो सकता है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ की। देखिए, पहले हम एज्यूम करते थे कि लोग किसी चीज़ की डिमांड को इंडिपेंडेंट करते हैं, लेकिन रियलिटी में लोग दूसरों को देखकर भी चीज़ खरीदते हैं। इसको कहते हैं नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़। यानी जैसे आप टिकटॉक पे कोई चीज़ देख लेते हैं, आप उसको मंगवा लेते हैं, तो ये नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ आ जाता है। ठीक है, टाइप्स जैसे कि इसकी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव मतलब डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव मतलब कि डिमांड कम होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सारा याद कर लेना है। देन हम आगे आ जाते हैं बैंडवैगन इफेक्ट पर। देखिए, बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब होता है लोग कोई प्रोडक्ट इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि बाकी लोग भी ख़रीद रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपके फैशनेबल ड्रेसेस आ जाते हैं मार्केट में, तो हम वो ख़रीदते हैं कि मतलब फ़ैशन है, हम सब ले रहे हैं तो हम भी लें। टॉयज़ आ गया, कोई मोबाइल ट्रेंड आ गया, ठीक है, तो लोग ख़रीदने शुरू कर देते हैं एक दूसरे को देखकर। सो मार्केटिंग का मेन गोल ही ये होता है कि सब ले रहे हैं तो तुम भी ले लो। ठीक है, सो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, ग्राफ में मल्टीपल डिमांड कर्व्स हैं, जैसे कि D20, D40, D60, D80, D100। नंबर्स का मतलब कितने लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, डिमांड कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाती है। सो जब कंज्यूमर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि और लोग प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, डायग्राम नंबर 2 में देखते हैं। सो मार्केट डिमांड बनती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को ऐड करके।
इस वजह से जो है मार्केट डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। सो याद रखिएगा, ट्रेंड वाली चीज़ का डिमांड फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, डायग्राम नंबर 3 में हमारे पास प्राइस फॉल एग्जांपल दी हुई है। देखिए प्राइस गिरती है जैसे कि $30, $20। अगर बैंडवैगन इफेक्ट ना होता तो डिमांड हमारे पास 48,000 यूनिट्स होती, लेकिन बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। वो क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई और लोग यूज़ कर रहे हैं और ट्रेंड बन गया, तो इसलिए डिमांड डबल बूस्ट लेती है। ठीक है, सो आपने याद रखना है, क्लीन एयर फ्री लगती है लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और नेटवर्क एक्सटर्नलिटी में लोग दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं, और बैंडवैगन इफेक्ट में ज़्यादा लोग बाय करें तो डिमांड और बढ़ती है। इस वजह से ट्रेंड्स बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अब हम बैंडवैगन इफेक्ट के फोर्थ डायग्राम पर आ जाते हैं। देखिए बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब होता है जितने ज़्यादा लोग कोई चीज़ खरीदते हैं उतनी ही ज़्यादा दूसरे लोग भी उसे ख़रीदना चाहते हैं। जैसे कि फैशन, ड्रेसेस हो गए, किसी भी चीज़ का फैशन हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गई, सोशल मीडिया ट्रेंड्स हो गए। लोग सोचते हैं सब ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मुझे भी लेना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी है। डिमांड कर्व्स लिखी हुई हैं D20, D40, D60, D80 और D100। तो ये नंबर्स क्या बनते हैं? कितने लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते हैं डिमांड कर्व राइट साइड पर शिफ्ट होती जाती है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट एज मोर पीपल बाय द गुड इट बिकम्स स्टाइलिश टू ओन इट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। मतलब जब लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ट्रेंड बन जाता है और फिर जो है वो डिमांड और बढ़ जाती है। ठीक है, तो बैंडवैगन इफेक्ट डिमांड को इंक्रीज़ करता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं द स्नोब इफेक्ट पर। ठीक है, ये एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्नोब इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखें, इफ़ द नेटवर्क एक्सटर्नलिटी इज़ नेगेटिव अ स्नोब इफेक्ट एग्जिस्ट। द स्नोब इफेक्ट रेफर्स टू द डिज़ायर टू ओन एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड्स। द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ हायर द फ्यूर पीपल ऑन इट। यानी स्नोब लोग वो चीज़ पसंद करते हैं जो रेयर हो। अगर सबके पास आ जाए तो मतलब उसको पसंद नहीं रहती फिर वो। फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉचेस है, लिमिटेड एडिशंस बैग्स हो गए, लग्जरी कार्स होगी। लोग सोचते हैं मुझे यूनिक रहना है, यानी सबसे डिफरेंट रहने के लिए लोग महंगी से महंगी जो अलग से अलग चीज़ें खरीदते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई हुई है, देखें प्राइस हाई है $30,000 एंड 15,000। देखिए ओरिजिनली डिमांड इज़ D2 व्हेन 2,000 पीपल हैव बॉट द गुड। इसका मतलब है कि जब सिर्फ 2,000 लोग यूज़ कर रहे थे तो मतलब डिमांड ज़्यादा थी, D2 थी। फिर व्हेन 4,000 पीपल बाय द गुड डिमांड शिफ्ट्स फ्रॉम D2 to D4 एंड स्नो वैल्यू रिड्यूसेस। मतलब जब और लोग लेने लग गए, प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव नहीं रहा और डिमांड कम हो गई। बैंडवैगन में डिमांड राइट साइड पर शिफ्ट होती थी, स्नोब इफेक्ट में डिमांड लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होती है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ग्राफ है जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट को शो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड इज़ लेस इलास्टिक एंड वैल्यू रिड्यूसेस एज मोर पीपल ऑन द गुड। यानी कि प्राइस कम होने से डिमांड नॉर्मली बढ़ती है, जैसे कि मतलब कि प्योर प्राइस इफेक्ट होता है। लेकिन स्नोब इफेक्ट डिमांड को कम करता है, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी नॉर्मल केस में बढ़ती है। फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉचेस हैं, अगर सब लोग रोलेक्स पहनने लग जाएँ तो वो तो लग्जरी फील ख़त्म हो जाएगा और सेल्स भी कम हो जाएंगी फिर ऐसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ एंड द डिमांड्स फॉर कंप्यूटर्स एंड फैक्स मशीन्स। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स 1954 से 1965 में डेवलप जो इनकी हुई थी। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ PC ऑपरेटिंग सिस्टम, फैक्स मशीन्स एंड ईमेल्स। देखिए ये सब बैंडवैगन प्रोडक्ट्स हैं, जितने ज़्यादा लोग यूज़ करें उतना ज़्यादा यूज़फुल होगा और उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ईमेल का फ़ायदा तब होता है जब सब यूज़ करें। ठीक है, सो आपने ये जो दो इफेक्ट्स हैं, बैंडवैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने अच्छे से इनका डिफरेंस याद रखना होगा कि बैंडवैगन इफेक्ट जब लोग ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, और स्नोब इफेक्ट जब लोग कम यूज़ करें। मतलब बैंडवैगन सब ले रहे हैं और स्नोब क्या होता है, सिर्फ मेरे पास हो, यानी यूनिक रहना चाहते हैं स्नोब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका 12 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।